शैतान को धरती के अंदर हम डाल करते हैं। हमारा आरोप ये नहीं है कि तुमने मरवाया है, हमारा आरोप ये है कि तुम नपुंसक हो. माझ्या वरती काहीतरी परिणाम झालेले आणि चांगलं कुठं हॉस्पिटल असेल तर बघू, आम्ही त्याच्यावर लक्ष देऊ. नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का प्राइम टाइम में स्वागत है. आज का विषय है जुबानी जंग, यानी दो बड़े खेमे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो जुबानी जंग शुरू है, उसी पर आज का हमारा यह कार्यक्रम है. और वो इसलिए क्योंकि सियासी रोटी सेकने के लिए कोई भी नेता कुछ भी उल जुलूल बक रहा है, यानी कोई भी बयानबाजी कर रहा है. किसी भी नेता को मर्यादा की सुध तक नहीं है. कोई जमीन में गाड़ने की बात कर रहा है, तो कोई बोटी बोटी काटने की बात कर रहा है, तो कोई दिमागी इलाज की सलाह दे रहा है, तो कोई नपुंसक बोल रहा है. नेताओं की जुबान कितनी फिसल रही है यह तो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हां, बड़बोले नेताओं से सवाल है कि अगर आप ऐसे ही बोलोगे तो जनता में क्या संदेश आएगा. जनता की नुमाइंदगी करने वाले नेता कम से कम जनता का तो ख्याल रखो. हमारा आरोप ये नहीं है कि तुमने मरवाया है, हमारा आरोप ये है कि तुम नपुंसक हो. माझ्या वरती काहीतरी परिणाम झालेले आणि चांगलं कुठं हॉस्पिटल असेल तर बघू, आम्ही त्याच्यावर लक्ष देऊ. सहारनपुर के कांग्रेसी उम्मीदवार इमरान मसूद मोदी को बोटी बोटी काटने की धमकी दे रहे हैं, तो स्वराज वाल्मीकि दाढ़ी वाले शैतान को काटने की बात कर रहे हैं. एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी मोदी का इलाज करने की सलाह दे रहे हैं. कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद तो सारी मर्यादा को लांघते हुए नरेंद्र मोदी को नपुंसक करार दिया. जो भी हो, कांग्रेस और बीजेपी में वॉर दौर शुरू हो चुका है. और सबसे पहले हम आपको स्वराज वाल्मीकि की वो बातें सुनाते हैं. क्या कुछ वाल्मीकि का कहना था जब वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे. होता है, प्यारा होता है. अगर ये 12 ताकत शरद पवार की ताकत और सोनिया गांधी, राहुल गांधी की ताकत एक हो जाए तो एक दाढ़ी वाले शैतान को धरती के अंदर हम गाड़ सकते हैं. बड़ा चाहता हूं शैतान के अंदर शब्द निकला है, मैंने उसका नाम नहीं लिया, सब समझते होंगे. 2004 और 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं रहे. तो ये उनके शब्द है पत्रकारों, ये वाल्मीकि के शब्द नहीं है. माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती अगर कोई थी तो सबसे बड़ी गलती थी कि केशुभाई पटेल जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री को हटाकर इस शैतान को मुख्यमंत्री बना देना. अगर इसको मुख्यमंत्री ने बनाया होता तो आज भी हिंदुस्तान में मेरी हुकूमत होती. ये किसी के शब्द है तो ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब के शब्द है. तो स्वराज वाल्मीकि ही एक ऐसी शख्सियत नहीं है जिन्होंने इस तरह के बयानबाजी दिए. चलिए अब आपको इमरान मसूद, सलमान खुर्शीद साहब और शरद पवार जी की वो बातें सुनाते हैं. उन्होंने अपने भाषण के दौरान क्या कुछ कहा था. नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना को मोदी को मोदी के ठोक के. वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे छुट्टी छुट्टी. मंत्री माया वो नारियां पड़ौदिया में जाती है और वहां लोगों को मरवाती है. मैं नहीं कह रहा हूं, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने चिट्ठी दी है, उनको तो सलाह हो गई है, उनको तो आपको पूरे आजीवन की सलाह उनको मिली है. वो तो तुम्हारी कैबिनेट की मंत्री थी, उनको नहीं तुम रोक पाए. हमारा आरोप ये नहीं है कि तुमने मरवाया है, हमारा आरोप ये है कि तुम नपुंसक हो. तुम मारने वालों को रोक नहीं पाए. समाजाच्यासाठी, देशाच्यासाठी, गुलामगिरीचं बाहेर काढण्याच्यासाठी ज्यांनी 2 पावले सुद्धा टाकली नाही, आज ते ग्रस्त सांगतायत काँग्रेस मुक्त देश करायचं. माझ्या वरती काहीतरी परिणाम झालेला आहे. उगीच काही जात बोलण्यात अर्थ नाही. निवडणूक संपेल, त्यांचा पराभव करू आणि चांगलं कुठं हॉस्पिटल असेल तर बघू, आम्ही त्याच्यामध्ये लक्ष देऊ.
देखा आपने किस तरह नेताओं की बयानबाजी में कहीं ना कहीं मर्यादा उल्लंघन की यहां पे बू जरूर आ रही है, यानी कोई मर्यादा नहीं है। किस प्रकार से ये तमाम लोग अपनी अपनी बातों को कर रहे हैं, वो भी पब्लिक में। सबसे पहले यहां पर आपसे तारुफ करवाता हूं इस अहम विषय पर। हमारे साथ में जो इस वक्त मेहमान मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाऊंगा आपसे। हमारे साथ जयप्रकाश ठाकुर साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस चर्चा में शामिल है। सबसे पहले आपका स्वागत है। हमारे साथ में जयप्रकाश सिंह जी, जो कि कांग्रेस की ओर से इस चर्चा में शामिल है, आपका स्वागत है। और हमारे साथ विवेक शेट्टी जी, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ है, ये इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन शुरुआत करूंगा मैं जयप्रकाश सिंह जी आपके साथ। सिंह साहब, ऐसी क्या वजह है कि स्वराज वाल्मीकि साहब इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, शैतान तक करार कर रहे हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन दाढ़ी वाले शैतान का जिक्र किया। क्या समझा जाए कि इस तरह की आप अगर पब्लिक मीटिंग में अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, थोड़ी दाद जरूर मिल जाती है, लोग हंसते जरूर है, लेकिन लगता है इसका कुछ इंपैक्ट भी होता है लोगों के जहन में, क्या कुछ छाप पड़ती है नेताओं के प्रति? सर, सबसे पहले रिएक्शन आपका। नहीं, कांग्रेस इस चीज को लायक नहीं करती है जी कि कोई गलत जबान इस्तेमाल करे जी। इन लोगों का सबका पर्सनल जो बयान है उस पर कांग्रेस के लोगों ने उस समय भी कहा था कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए जी। और जो मसूद जी का जो बयान आप लोग दिखा रहे हैं उसको तो जाहिर हो गया है कि वो 1 साल पहले का वीडियो है, जब वो समाजवादी पार्टी में थे। ये कांग्रेस के टाइम का वीडियो नहीं है। और कांग्रेस के लोग इस तरह के बात लेकिन करने अभी वाले कांग्रेस ने उसको उम्मीदवार की टिकट दी है सर, टिकट दी है, लेकिन जब से ये आया शब्द, कांग्रेस में रह करके वो आदमी ऐसा नहीं बोलेगा। ऐसा बोलेगा तो कांग्रेस के लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस के लोग इस तरह से बयान देने के लिए कभी साथ नहीं देते हैं। और अगर कोई बयान दिया भी है तो उसको कहते हैं भाई ये तो आपका पर्सनल बयान है, ये समाज में नहीं होना चाहिए। सलमान खुर्शीद के बारे में क्या बयान दोगे आप? नहीं, सलमान खुर्शीद साहब के बारे में भी कांग्रेस के तमाम लोगों ने कहा कि ये अशोभनीय बात ठीक नहीं लग रहा है, और उनको समझाया सब लोगों ने कि इस तरह का अशोभनीय बात ठीक नहीं लग रहा है। कांग्रेस का कल्चर है, इसलिए तो कांग्रेस सबको लेके चलती है, सब समाज उसके साथ रहती है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि वाकई ये अशोभनीय इस तरह की स्टेटमेंट्स देना पब्लिक में खास करके, तो फिर कांग्रेस को कोई प्रवक्ता आके बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम चीजों की गिला शिकवा क्यों नहीं दूर करते कि भाई इस तरह की स्टेटमेंट्स ना करें? ये क्यों नहीं होता है? हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने भी कहा कि यह जो उनका बयान मसूद जी का है वो 1 साल पहले का है, इसको कांग्रेस के टाइम से न जोड़ा जाए, और जो किया है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा ही, हो ही रहा है आपके सामने। और माननीय हमारे सलमान खुर्शीद साहब जब बोले थे तब भी उनको हमारे कांग्रेस के लोगों ने कहा कि यह अशोभनीय बात ठीक नहीं है, उन्होंने कहा था, और ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के लोग बहुत सोच समझ के बोलते हैं, इसलिए सबको लेके चलते हैं। और बीजेपी में आपको बता लोगों को दिखाया हूं, बीजेपी में आपको बता दूं कि इनके ही बीजेपी के पार्टी के लोग कहते हैं कि अब इस तरह से भरमार लग रहा है जैसे कल दाऊद भी आ जाए तो दाऊद को भी पार्टी में शामिल किया जाएगा। अब इसका मतलब समझिए कि कितना ज्यादा। चल, आपने जो सवाल उठाया, मैं चाहूंगा जयप्रकाश ठाकुर साहब आप इसका जवाब दे। जिक्र हो रहा है, उन्हीं से मुतल्लिक ये तमाम स्टेटमेंट्स आ रही है, इशारों में जरूर आ रही है, कुछ डायरेक्ट नाम लेके आ रही है, लेकिन इसका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो इफेक्ट गिरता है, खास करके नरेंद्र मोदी की छवि के ऊपर। दूसरा, मैं उस आम इंसान की बात कर रहा हूं जो इस सभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, वो इस सभा से घर लेके क्या जाता है एट द एंड ऑफ द डे? सबसे पहले तो मैं आज गुड़ी पाड़वा है, आप सभी को शुभेच्छा देता हूं नए वर्ष की जी। और मुझे लगता है कि प्रशांत जी पहला चुनाव देश का है, मुझे जो मैं देख रहा हूँ, पहला चुनाव ऐसा है देश का 68 वर्षों में कि अपोजिशन सब जो सत्ता में रहता है उसके ऊपर अटैक करता है। पहला चुनाव ऐसा मैं देख रहा हूँ कि लोग सब मोदी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे समता हो, चाहे ममता हो, चाहे समाजवादी हो, सब लोगों का अटैक इस समय मोदी के ऊपर है। मुझे एक नहीं समझ में आता कि ऐसा चुनाव, जैसा मैंने बोला, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सत्ता में 10 साल रहने के बाद भी कांग्रेस पर अटैक न करते हुए कांग्रेस मोदी पर अटैक कर रही है। विषय रहा जो अपशब्द बोलने का, अपने शब्दों पर संयम नहीं रखने का, तो मुझे लगता है कि अगर ये चुनाव के पिछले वाला जो गुजरात का चुनाव था, मैं वहां पर था गुजरात में, इसकी शुरुआत मुझे लगता है सोनिया गांधी जी ने की है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था, और वो एक मौत का सौदागर गुजरात में इतना तेजी से चला और पूरे देश में चला। मुझे लगता है कि बड़े नेताओं की जुबान फिसल रही है, तो ये प्रेरणा सोनिया जी से लेकर कांग्रेस के लोग करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं, जयप्रकाश जी ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन जिस तरह से
इन्होंने कहा कि 1 साल पहले क्या है, बोटी बोटी काट डालूंगा। तो मुझे लगता है कि कोई भी क्राइम 1 साल हो कि 2 साल हो, 2 साल पहले मर्डर किया होगा तो भी वही सजा होती है, और 6 महीना पहले किया तो भी वही होता है। तो क्राइम क्राइम होता है, वो उसका समय नहीं होता है कि कब उसने किया है। मसूद ने जिस भाषा का उपयोग किया है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अब कांग्रेस की सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। सलमान खुर्शीद जी ने उनको नपुंसक कहा, ये इनके प्रवक्ता, मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, बड़े बड़े पदों पे सलमान खुर्शीद जी रहे हैं, और ऐसा सुलझा हुआ नेता, और एक बार नहीं 2-2 बार चिल्ला कर बोलता है कि मैं कहता हूं नपुंसक है। अब इस तरह की भाषा अगर वो करते हैं सलमान खुर्शीद जी, मसूद जी, अब शरद पवार को आपने देखा, शरद पवार इनके नहीं है लेकिन एनसीपी के नेता, इतने सीनियर लीडर है, मैं उनका सम्मान करता हूं। सही मायने में महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा अगर किसी को जानकारी है तो शरद पवार जी को। ऐसा अगर व्यक्ति इस तरह की भाषा बात करेगा, अगर आपने देखा होगा तो हैदराबाद में ओवैसी ने क्या बोला कि नरेंद्र मोदी यहाँ आकर दिखाए, 15 मिनट के लिए पुलिस छोड़ दी जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की जो भाषाओं का उपयोग है, मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, या किसी भी पार्टी का हो। अब शब्द का उपयोग किसी भी नेता ने नहीं करना चाहिए, और इस शुरुआत सोनिया गांधी से हुई, ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है सोनिया गांधी से ये शुरुआत हुई है? विवेक शेट्टी जी, क्या लगता है आपको? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सोनिया गांधी ने इसकी शुरुआत की है, दूसरी तरफ सारे कांग्रेस के नेताओं की आपने क्लिपिंग सुनिए, बातें सुनिए, किस तरह के वो अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। क्या बस अब यही तस्वीर देखनी बाकी रह गई थी चुनाव के मुताल्लिक? क्या वाकई हम विकास के नाम पे, देश के हित के नाम पर, एक हेल्दी कंपटीशन होना जरूरी है यहाँ पर, चाहे फिर वो कोई भी प्रतिद्वंदी क्यों ना हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या किसी भी रिस्पेक्टेड पार्टी का हो, लेकिन एक दूसरे को मान सम्मान से ही आप कम से कम उसको बोल सकते हो। लेकिन इस तरह की भाषा और इस तरह की भाषा राजनीति में क्या वजूद रख पाएगी आने वाले दिनों में? जी प्रशांत जी, सबसे पहले गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, ठाकुर साहब और सिंह साहब को भी, और हमारे तमाम दर्शकों को भी। प्रशांत जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक फेज है भारतीय राजनीति की कि चर्चा, डिबेट और भाषण का स्तर अभी इस हद तक गिर चुका है। सबसे पहले एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे जब आप इस स्तर पे गिर जाते हो तो आप कहीं ना कहीं कन्फेस करते हो, कबूल करते हो कि इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है आप में। आप अंदर से इंटेलेक्चुअली बैंक्रप्ट हो, चाहे वो कोई बड़ा लीडर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का लीडर हो, या कोई मिडिल लेवल का लीडर हो, छोटा लीडर हो। जब इस तरह के एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स कोई भी किसी भी पक्ष का क्यों उम्मीदवार हो, कैंडिडेट हो, लीडर हो, जब देता है, एक कन्फेशन, एक कबूलनामा है कि मैं अंदर से इंटेलेक्चुअली बैंक्रप्ट हूं, इसलिए भी इसी तरह बोलूंगा मैं। तो ये सबसे पहले उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो अच्छे जो समझदार लोग हैं इसको इसी तरह इंटरप्रेट करेंगे। दूसरी बात है, इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन, इंडिया में एक अभी जो चल रहा है पॉलिटिक्स, इसको हम कहेंगे थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। एक अजीब और गरीब थिएटर चल रहा है। सब लोग, एवरीबडी इज प्लेइंग टू द गैलरी। सब लोग ये देख रहे हैं कि आईबॉल्स कैसे मिले, हमको टीआरपी कैसे मिले, हमारी चर्चा मीडिया में कैसा बना रहे, और उसके लिए किसी भी स्तर पे जाना पड़े, उसको डेस्परेशन भी बोलते हैं। डेस्परेशन, इनसिक्योरिटी। जब हम किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके उसको पर्सनल लेवल पे कमेंट्स करते हैं तो सबसे पहले ये मालूम पड़ता है साइकोलॉजिकल लेवल पे कि आप उससे बहुत ही इनसिक्योर हो, आप एक बहुत डेस्परेट हो चुके हो। तो ये, और मैंने आपके पिछले प्रोग्राम से भी कहा है कि दुनिया के, विश्व के तमाम लोगों की नजर, ये विश्व का ये जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा चुनाव है, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट इलेक्शन एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड, सभी की नजर टिकी हुई। तो क्या, एंड इंडिया इज नोन फॉर इट्स सॉफ्टवेयर। हम दुनिया भर में जाने जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के लिए, मतलब इंडियन सॉफ्टवेयर। अगर आप सिलिकॉन वैली में भी जाओ अमेरिका में, इंडियन ब्रेन्स आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। और हमारे पॉलिटिशियंस को देखिए, क्या मिसाल ये लोग कायम कर रहे हैं दुनिया के सामने। ये कमेंट्स दुनिया भर, भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी जाएंगे, जाएगा जरूर मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल। और ये लोग बात कर रहे हैं कि हमारे लिए ये लोग, हम इंडिया को सुपर पावर बनाएंगे, इकोनॉमिक सुपर पावर बनाएंगे, इस तरीके से बनवाएंगे। तो ये रियली जनता, और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रशांत जी, ऐसे कैंडिडेट्स को जनता को कहीं ना कहीं एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए इस चुनाव में, क्योंकि ये एक जनता की इंटेलिजेंस को भी इंसल्ट है। हमारी इंटेलिजेंस को ये लोग इंसल्ट कर रहे हैं, इस तरह का ये लोग सोच रहे हैं कि हम कुछ भी बोलेंगे, ये लोग के भावनाओं को हम भड़काएंगे और वो भावनाओं को भड़का के हम चुनाव जीतेंगे। तो हमारी जनता की इंटेलिजेंस के लिए भी एक इंसल्ट है। इनको जनता ने ऐसे कैंडिडेट्स को जनता ने मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। चलिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ये आपने बहुत दुरुस्त कहा है। लेकिन यहाँ पर जयप्रकाश सिंह जी, अगर बात की जाए कि असल में इसके पीछे की वजह क्या, अगर उसे थोड़ा सा कुरेदा जाए
तो लगता है कि लार्जर देन लाइफ जब एक नेता एक मंच पे खड़ा होता है, उसके पास माइक होता है, हजारों लाखों की तादाद में जब लोग बैठे होते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं एंटरटेन करने के लिए या उनकी दाद लेने के लिए या उनकी तालियां लेने के लिए या उनकी हंसी लेने के लिए इस तरह की बयानबाजी खास तौर पे करता है क्योंकि ये रजिस्टर हो। क्या ये पीछे की वजह होती है? हो भी सकता है, लेकिन जी जैसे हमारे भाई ने कहा, कोई भी पार्टी का आदमी इस तरह का अगर बात करता है तो ठीक बात नहीं है। जी। और बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार जो हैं, वो किसी को भी, जो चुना हुआ कोई प्रतिनिधि है, उसको भी तुम आतंकवादी हो, तुम देशद्रोही हो, तुम पाकिस्तानी हो, इस तरह का बात प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार हैं वो करते हैं। और किसी हिंदू और मुसलमान में इतना भेदभाव रखते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से तमाम चैनल के माध्यम से देखा गया कि उनके जन्मदिन पर जब हिंदू स्वागत करने जा रहा है तो स्वीकार कर रहे हैं, मुसलमान अपना टोपी दे करके उनका स्वागत कर रहा है तो उसको इनकार कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भेदभाव रखता है एक ही देश में रहने वाले लोगों के साथ, तो ऐसे लोग को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया है। यह बहुत अशोभनीय बात है। और क्या यही समाज कांग्रेस के लोग लग रहा है स्टेटमेंट जो आदमी इतना भेदभाव रखता है हिंदू और मुसलमान में, सबको एक साथ लेके चल नहीं सकता, वो आदमी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया है। ये आप कह रहे हैं, इसका दुख समाज के सभी लोगों को लग रहा है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट्स कांग्रेस की ओर से दिग्गज नेता जो दे रहे हैं ये सही दे रहे हैं? यानी नहीं, सही नहीं मानो। कोई भी पार्टी के लोग अगर दे रहे हैं तो अशोभनीय बात अशोभनीय होता है। और अगर कोई गलत किया, जैसे उन्होंने किया जी, लेकिन आप स्टेटमेंट के खिलाफ हो, आप स्टेटमेंट्स के खिलाफ हो या हक में हो? नहीं, हम अच्छे शब्द का होना चाहिए, उसके पक्ष में है। अगर कोई नेता, किसी भी पार्टी का नेता अशोभनीय बात करता है तो नहीं करना चाहिए। जी, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं। जयप्रकाश सिंह जी, ठाकुर साहब, मैं आपसे यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा, जिस प्रकार से कहा जा रहा है, अमूमन जिस प्रकार से आपने खुद ने ये कहा है कि तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं फोकस बना रही है, टारगेट बना रही है, नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जा रहा है हर तरफ से। अगर ये मैं सवाल अगर आपसे ये पूछूं कि पिछले 10 साल में वो फायर, वो आग बीजेपी में क्यों नहीं नजर आई जो आज नजर आ रही है नरेंद्र मोदी के पॉइंट ऑफ व्यू से? जिस प्रकार से आपने कहा है कि तमाम लोग आज उन्हें टारगेट बना रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है या खौफ है, तो ये 10 साल में ये फायर कहां चला गया था सर, और इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, नरेंद्र मोदी का जो आज जो हम वेव देख रहे हैं, हवा देख रहे हैं पूरे देश में। मुझे कई बार महाराष्ट्र में भी घूमने का मौका मिला और मैं उत्तर प्रदेश में गया था, बीच में करीब 10-12 जिला घूम कर आया हूँ। ये निश्चित है कि नरेंद्र मोदी का एक फायर हमको दिखाई दे रहा है। 10 सालों में क्यों नहीं दिखाई दिया? तो 10 सालों में, पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे मुद्दे पर सरकार को सपोर्ट किया है, लेकिन जहां जहां पर आवश्यकता पड़ी है सरकार को हमने उसका विरोध भी किया है, चाहे लोकसभा हो चाहे मैदान हो, कहीं भी। ये निश्चित है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जब उनको हमने घोषित किया, या गुजरात का विकास देखें, हमारे भाई साहब जी ने कैसा कहा कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के बारे में उनकी टोपी नहीं पहनते हैं। एक बार मुझे याद है नरेंद्र मोदी नेशनल टीवी पर थे और उनको एंकर ने पूछा कि आप अल्पसंख्यकों के लिए क्या करोगे गुजरात में, तो उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बड़ा सरप्राइज हुआ। फिर उन्होंने जवाब दिया कि मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, मैं 6 करोड़ गुजरातियों के लिए करूंगा। जिस रास्ते पर हिंदू चलेगा उसी पर मुसलमान चलेगा, जो डेवलपमेंट हिंदुओं के लिए होगा वो मुसलमानों के लिए होगा। तो वहाँ गुजरात में कोई बाइफर्केशन किसी समाज भाषा को लेकर नहीं है। और आपने देखा होगा प्रशांत जी की पिछले 10-12 सालों में एक भी दंगा उस गुजरात में नहीं हुआ है। तो गुजरात का विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। कांग्रेस के लोग माने कि नहीं माने, गुजरात ने तीसरी बार उनको चुनकर भेजा। जहां जहां हमारे प्रदेशों में पिछली बार चुनाव का रिजल्ट आप देख लीजिए, 4-5 प्रदेशों में जो चुनाव हुआ वहां पर कांग्रेस की क्या परिस्थिति रही। मुझे लगता है कि इस बार जो एक वेव दिख रही है पूरे देश में, और वो वेव इतनी तेज दिख रही है कि मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, तो मैं गया जब उत्तर प्रदेश में, हर आदमी बोलता है कि भैया यहाँ हम क्यों वोट दें, वहाँ मोदी। तो ये जो हवा चली है, ये तेज हवा चली है, और निश्चित तौर से आज हम कार्यकर्ता हो या नेता हो, सब में एक उत्साह है। और निश्चित तौर पर इस बार देश के प्रधानमंत्री का जो हमने एक टारगेट रखा है और मोदी जी को निश्चित प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यानी आपका ये कहना है कि इस तरह की अगर कांग्रेस की नेताओं की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आती है, किसी भी आपत्तिजनक स्टेटमेंट आती है या अपशब्द वाली स्टेटमेंट आती है, इसका बीजेपी पे कोई असर नहीं गिरेगा? मुझे लगता है कि बीजेपी अपॉलॉजी मांगती है कांग्रेस। नहीं, मुझे लगता है कि इसका कांग्रेस को नुकसान होगा।
मैं बीजेपी को कितना फायदा होगा उस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूँ। इसमें निश्चित कांग्रेस को नुकसान होगा कि अगर कांग्रेस का टॉप मोस्ट लीडर अगर मौत का सौदागर बोलता है, कोई उनका कैंडिडेट बोटी बोटी काट देने की बात करता है, शरद पवार जैसा जो इनके साथ जिनकी युति है वो कहता है मानसिक संतुलन खो दिया है, वही शरद पवार एक बार बोलता है कि उंगली पड़ के स्याही पोंछ कर आप सतारा में वोट करिए या फिर न्यू मुंबई में आकर वोट करिए, तो एक कहाँ तक ठीक है। शरद पवार इनकी साथ काम कर रहे हैं। अगर ऐसा व्यक्ति, इतना सीनियर व्यक्ति इस तरह का स्टेटमेंट करता है, कोई बोटी काटने की बात करेगा, कोई सौदागर बोलेगा, कोई नपुंसक कहेगा, तो बीजेपी को इसका कितना फायदा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन कांग्रेस को निश्चित इसका नुकसान होगा और ये जनता यहाँ देख रही है। सेठी साहब ने सही कहा कि जनता ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है जो अपनी भाषा पे नियंत्रण नहीं रखता, जो अपना बैलेंस नहीं रखता, जो अपशब्द यूज करता है। और टेलीविजन पर आप लोगों की मजबूरी कि आपको बीप लगानी पड़ती कि आम जनता उसको सुन नहीं सकती, तो आप सोचिए कि जहां पर उन्होंने ये शब्द उपयोग किया होगा कितना विभत्स शब्द रहा होगा। शेट्टी साहब के बात से मैं एकदम सहमत हूं कि ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की आवश्यकता है। जी, ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की आवश्यकता है। यहाँ पर विवेक जी, मैं आपसे यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा, 10 साल के दौरान बीजेपी उतनी एग्रेसिव नजर नहीं आए, ना ही नरेंद्र मोदी उतने एग्रेसिव नजर आए, बावजूद इसके तीसरा टर्म जरूर मुख्यमंत्री का है, लेकिन जो कुछ पर्सनालिटी, एक पर्सोना अब सामने जो नजर आ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? या फिर कांग्रेस अपने आप को सही रूप में प्रेजेंट नहीं कर पा रही है? क्या इसका एडवांटेज है इस पर्सोना और इस पर्सनालिटी के पीछे? जी, कहीं ना कहीं इसका दोष मैं कांग्रेस को भी दूंगा कि जब आप एक इंडिविजुअल को एक हद के बाहर टारगेट करते हो जी, और हर स्तर पे आप टारगेट करते हो, तो उसका कद आप खुद बढ़ा रहे हो जी। तो इसमें ये कहीं ना कहीं, और ये जो वेव चल रहा है, इट इज मोर ऑफ एंटी कांग्रेस वेव जी। और एंटी कांग्रेस वेव में अभी जैसे आपने दिल्ली में देखा, एक विकल्प आया आम आदमी पार्टी के माध्यम से जी, वहां पे वोट बटे, एंटी कांग्रेस वोट बटा जी। अब यही आप सोचिए प्रशांत जी, अगर आम आदमी पार्टी मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिल्ली में नहीं होती जी, तो शायद बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन जाती, बिकॉज द वेव इज एंटी कांग्रेस। कांग्रेस अपने आप को प्रॉपरली उनकी स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक टोटल फेलियर रही है। वो अपने आप को सही तरीके, उनका मैसेज सही तरीके से उनकी जनता तक नहीं पहुंच रही है, और उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसका पूरा फायदा मिल रहा है बीजेपी को। यस, नरेंद्र मोदी ने कुछ लेवल तक एक स्मार्ट लीडरशिप दी है, उन्होंने पूरी तरह कैपिटलाइज किया है कांग्रेस की वीकनेसेस पे, और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उनको एक अपना मैं इसको कहूंगा कि कांग्रेस कंप्लीट इस कैंपेन में रिएक्शन मोड में रही है। दे आर ओनली रिएक्टिंग टू नरेंद्र मोदी, मोदी इज टेकिंग एक्शन। तो ये उनकी बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। आप रिएक्शन मोड से हट के आप एक्शन मोड पे आइए। एक व्यक्ति के संबंध ये इलेक्शन नहीं है, आपको आपके काम के बल पे, आपके मुद्दों के बल पे आपको चुनाव में जाना चाहिए। तो डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजी फेलियर है, स्ट्रैटेजी फेलियर यहाँ पे जरूर है। और ये स्ट्रैटेजी फेलियर क्यों है? जयप्रकाश सिंह जी, क्या वाकई आपके पास 10 साल सत्ता होने के बाद आज आप इस कगार पे खड़े हो कि आपको उस सत्ता को डिफेंड करना है? जो कुछ तस्वीर सामने नजर आ रही है, लगता है आपको कि यदि अगर आपने बेहतर काम किया है तो आप सीना तान के लोगों के बीच में जा सकते हो, लेकिन जो स्ट्रैटेजी की यहाँ पे बात चल रही है, लगता है कि थोड़ा सा बैकफुट पे कांग्रेस इसके लिए गई है क्योंकि काफी सारी एलिगेशंस लगी है उसके ऊपर। मसलन जैसे 2G स्कैम हो गया, CWG स्कैम हो गया, महाराष्ट्र की बात करें आदर्श घोटाला है, अगर राष्ट्रीय स्तर की बात की तो कोलगेट घोटाला। तो लगता है कि भले आपने इसको सजा, उनको, उन आरोपियों को आपने सजा दी है कानून ने, लेकिन बावजूद इसके ये ड्रॉबैक हो गया है कांग्रेस के लिए। आपको इसके लिए कांग्रेस फ्रंट लाइन पे आके डिफेंड नहीं कर पा रही इस बार। कांग्रेस पार्टी फ्रंट लाइन पर ही है जी, इसलिए बार बार देश की जनता कांग्रेस को पसंद करती है जी। बीजेपी में बीजेपी का ही विरोध करने वाले बीजेपी के लोग हैं। जयप्रकाश सिंह जी, मैं कांग्रेस से मुतल्लिक आपसे पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस के पास वो लीडर है? राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए या सोनिया गांधी जी को छोड़ दिया जाए, ऐसे कौन से वो दिग्गज लीडर है जिन्होंने प्रॉपर अपने खेमे को, कांग्रेस को डिफेंड किया जनता के सामने कि यस 10 साल की सत्ता में हमने ये किया, ये हमारा ब्लूप्रिंट है, ये स्ट्रैटेजी है हमारी आने वाले दिनों में? हमारे यहाँ कांग्रेस के जितने नेता हैं हर आदमी उस योग्य है, इसीलिए यहाँ एक आदमी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। बीजेपी खत्म हो गई है, केवल मोदी चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कह दिया गया है कि जब चुनाव हो जाएगा संसदीय बोर्ड प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगी, उससे पहले नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो
बीजेपी खत्म किया और मोदी सरकार बनाओ, मोदी सरकार बनाओ, बीजेपी सरकार मत बनाओ। और बीजेपी का विरोध तो क्या इस बात में डर है कांग्रेस को? बीजेपी कर रही है, कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी कर रही है। कोई कहता है असली बीजेपी है, कोई कहता है नकली बीजेपी है। वहां उस परिवार में कितना सम्मान है कि बड़े बड़े वृद्ध लोग, जसवंत सिंह जैसे लोग आंसू पोंछ रहे हैं, कोई उनको सम्मान नहीं। चलिए यहाँ जी जैसे लोगों को कोई सम्मान नहीं। इस घर में इस तरह का रिवाज है कि अपने से बड़े लोगों का कोई सम्मान नहीं, मनमानी ढंग से। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या नरेंद्र मोदी से कांग्रेस डर रही है इस बार? क्या नरेंद्र मोदी की छवि से जो आज कुछ चल रही है तस्वीर, क्या उससे कांग्रेस डर रही है या बैकफुट पे चली गई है? कांग्रेस नहीं डर रही है जी। नरेंद्र मोदी जी की छवि से, जो गोधरा कांड 2002 में हुआ, उस छवि से जी भड़काया जा रहा है। नरेंद्र मोदी से कांग्रेस नहीं डर रही आपके हिसाब से, दृष्टिकोण से? बंटवारा करके आपसे जानने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर मोदी जी इतने मजबूत रहते तो अपने गुजरात से जहां से चाहते वहां से लड़ते। चलिए सिंह साहब, सुरक्षित सीटों को खोजने की कोई जरूरत नहीं। सिंह साहब मैं चाहूंगा मैं जयप्रकाश ठाकुर साहब का भी यहाँ पे जवाब लूं। जयप्रकाश ठाकुर साहब, मैं ये जरूर जानने की कोशिश करूंगा इस तमाम चीजों में, कांग्रेस तो खैर अपने आप को डिफेंड कर ही रही है यहाँ पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक का बात आती है तो सिंगल वन मैन आर्मी की यहाँ पे बात की जा रही है। नरेंद्र मोदी, पूरा फोकस नरेंद्र मोदी को रखा गया। इसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या वजह है? सिर्फ एक गुजरात के नाम पे आपने प्रधानमंत्री कैंडिडेट को खड़ा जरूर किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी की नींव रखने वाले जो लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, नहीं लगता थोड़ा सा इन लोगों को पीछे की रो में ढकेल दिया गया और फ्रंट लाइन लीड कर रहे सिंगल हैंडेडली नरेंद्र मोदी? ये डिफरेंस क्यों है सर? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखिए, कोई भी जब लड़ाई लड़ी जाती है तो उसका एक सेनापति नियुक्त किया जाता है। कोई भी युद्ध हो, आप तब से देख ले आज तक, राजा एक होता है, सेनापति एक होता है। जब युद्ध लड़ाया जा रहा है, युद्ध मतलब राजनीतिक युद्ध की बात कर रहा हूँ, आप मुझे प्रशांत जी पूरे हिंदुस्तान में घूम कर आइए, जितनी होर्डिंग, कुछ 500 करोड़ रुपए की होर्डिंग लगी है, सब पे सिर्फ एक ही चेहरा है और राहुल गांधी का चेहरा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश का प्रधानमंत्री ने आज से 2 महीने पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी विदाई का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो उन्होंने कहा कि मैं 3 चीजों में फेल रहा, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। आज इनका प्रधानमंत्री, जो देश का 10 साल प्रधानमंत्री रहा, वो कहीं दिखाई दे रहा है आपको? प्रधानमंत्री गायब है, सोनिया गांधी गायब है, सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं। इनके कौन से नेता होर्डिंग पे दिख रहे हैं? तो नेतृत्व करने वाला तो एक रहेगा, चाहे राहुल गांधी इनके पार्टी में हो, चाहे हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी हो। जब इस विषय पर चर्चा हुई कि कौन आगे लीड करेगा प्रधानमंत्री के नाते, तो हमारी पार्टी ने तय किया कि नरेंद्र मोदी को हमने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया। अब ये आज डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, अब तक पूरा परिवार, वो गांधी परिवार इनको चला आता रहा है। अब डेमोक्रेसी की बात करते कहते हम तो जब सब चुनकर आएंगे तो वो तय करेंगे प्रधानमंत्री। देखिए, अगर प्रधानमंत्री तय करना होता तो होर्डिंग में सिर्फ एक फोटो नहीं लगती थी राहुल गांधी की। इसके लिए इनका तय है कि राहुल गांधी इनका नेतृत्व करेंगे तो नरेंद्र मोदी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसमें मतभेद कहाँ है? और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा? कांग्रेस नहीं तय करेगा, और कांग्रेस का नेतृत्व कौन तय करेगा? ये वो तय करेंगे। तो इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी क्यों नेतृत्व कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है। और नरेंद्र मोदी जो है वो तेज प्रभाव है, उसका प्रभाव है, उसको कोई रोक नहीं सकता। चलिए, हमने आप दोनों मेहमानों से, सिंह साहब और ठाकुर साहब, आपसे ये जानने की कोशिश की थी इस चर्चा के दौरान कि आखिरकार इस तरह की स्टेटमेंट्स के पीछे की वजह क्या है। कांग्रेस ने अपने तमाम चीजें गिनाई है, आपने भी अपनी चीजें गिनाई है। फिर मैं वही सवाल पूछूंगा यहाँ पे विवेक शेट्टी जी आपसे कि ये बात सिर्फ जुबानी जंग तक का सीमित नहीं रहती है, ये बातें हमें देखने को मिलती है। अगर राज्य के स्तर पे देखा जाए तो विधानसभा, विधान परिषदों में देखने मिलती है, बीएमसी महानगर पालिकाओं में देखने को मिलती है, यहाँ से भी ज्यादा हमें देखने को मिलता है लोकसभा और राज्यसभा में, जहाँ पे अगर उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश में खुद 2 एमएलए अर्धनग्न खड़े हो गए थे। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जो मार्शल्स होते हैं विधानसभा के अंदर, उन मार्शलों को जो मंत्री है वो पीट रहे हैं। लोकसभा की बात करूं, मतलब किस तरह की हम क्या इंपैक्ट छोड़ रहे हैं हम? आम इंसान तो छोड़िए, हिंदुस्तान का जो रहवासी है उसके लिए तो आप गलत संदेश दे ही रहे हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह की छवि जा रही है आपकी? ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे विवेक। सो हाउ यू कैन डिफेंड इट यार? मतलब एक एजुकेटेड आदमी, आपने एजुकेशन की बात की है, लेकिन दे आर वेल एजुकेटेड, बावजूद इसके इस तरह का स्तर पे जाके इस तरह की चीजें करना, मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं ये सही संदेश भेज रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने प्रशांत जी। और अभी जैसे पेपर स्प्रे भी इस्तेमाल हुआ है पार्लियामेंट में, कपड़े भी उतारे गए हैं जी, तो कुश्ती का अखाड़ा भी बन सकता है पार्लियामेंट। इसमें ये दिन भी दूर नहीं है शायद। और
बहुत इसमें ताजुब की बात यह प्रशांत जी, जैसे हम जितने भी नेताओं हमको मिलते हैं तमाम पार्टियों से, सब उसके प्रति जब बात करते हैं उसका विरोध करते हैं, कहते हैं सभ्य भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, एकदम एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे ये लिप सर्विस है, केवल एक्शन लेने का किसी में हिम्मत नहीं है। क्या मसूद साहब के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई कांग्रेस पार्टी ने की? अभी भी कैंपेनिंग उन्हीं कैंडिडेट का नाम का चल रहा है। जब वरुण गांधी ने कुछ असभ्य भाषा का प्रयोग किया था, उनके खिलाफ कोई एक्शन हुई पार्टी के स्तर पे? कानून अपना काम करेगा, वो उसका क्रेडिट पार्टी को हम नहीं दे सकते, लेकिन पार्टी लेवल पे किसी ने कभी कोई एक्शन ली नहीं। वो लोग सिर्फ अपना लिप सर्विस देंगे, उस सहानुभूति जताएंगे, बोलेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा बात नहीं करना चाहिए था। इसमें मैं आम आदमी पार्टी को भी कुछ हद तक जिम्मेदार ठहराऊंगा प्रशांत जी। दिल्ली में उनके जो लॉ मिनिस्टर है वो अपने आप में एक लॉ है, उनको लॉ कहा जाए या आउटलॉ कहा जाए ये भी हमको मालूम नहीं है। तो उन्होंने भी रात को बड़ा एक अपना एक थिएटर चलाया टीआरपी के लिए। रात को निकले, वो खुद पुलिसमैन वही थे, हवलदार भी वही थे, इंस्पेक्टर भी वही थे, एसीपी डीसीपी भी वो खुद ही थे, सब कुछ उन्होंने रात को रात फैसला भी सुना दिया मैटर में। इतना फास्ट अगर हमारा जुडिशरी चलता तो फिर बात ही कुछ और थी। तो ऐसे मिनिस्टर के खिलाफ भी केजरीवाल साहब, जो बाकी सब में अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट बताते हैं, वहां वो भी हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे कि भाई हम देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। आज महीना भर हो गया, अभी भी डिफेंड ही कर रहे हैं वो उनको। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनको कबूल करना चाहिए कि ये मेरा एक एलिमेंट गलत है मेरे पार्टी में, और मैं अगर आपको बाकी सब मैं कहता हूं कि सब मतलब मैं सबसे सफेद हमारा चरित्र है, तो आप एक एग्जाम्पल सेट कीजिए, एक मिसाल सेट कीजिए, उसको एक्सपेल कीजिए, तो सही संदेश जाएगा पार्टी कैडर में, लोगों में, तो एक सही मैसेज जाएगा। तो ये हिम्मत कोई पार्टी ने आज तक नहीं बताई। लेकिन अगर आपने जो ये कहा, इसके ऊपर मैं कांग्रेस खेमे की जयप्रकाश सिंह जी, मैं आपसे बात करूंगा, और विवेक शेट्टी की बात को आगे बढ़ाते हुए, तेलंगाना का जब सीमांध्रा का मसला हुआ था, तभी आपने अपने पार्टी को जो बाहर से समर्थन दे रही थी, उन तमाम विधायकों को, 17 लोगों को आपने निकाल दिया था। अब लोकसभा के अंदर आपको इसके ऊपर अहम फैसला पारित करना था। मुझे आज भी याद है, सीमांध्रा यानी तेलंगाना को अलग करने के ऊपर उस वक्त बाकायदा मार्शल्स को बाहर खड़े कर दिए गए, लोकसभा दरवाजा बंद कर दिया गया, और फिर अंदर वहां पे बिल पास कर दिया गया था कि अलग राज्य बनेगा तेलंगाना। तो इस तरह की जो तस्वीर देखने को मिलती है, क्या रीजन इसके पीछे हो सकता है? नहीं, कहीं भी जहाँ इतने बड़े वीआईपी रहते हैं जी, सुरक्षा व्यवस्था ठीक से तो रहना ही चाहिए जी। और जब ऐसा लगता है कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं जी, अब विरोध करने का आप ही बताए कि अभी उत्तर प्रदेश में लोग कपड़ा निकाल दिए, कहीं कुछ किए, कहीं कुछ किए, तो इसका अंदेशा रहता है। तो भाई इस तरह की अशांति बाहर के लोग आके ना फैलाएं, उस पर तो रहता ही है। जिस तरह से संसद भवन पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर संसद भवन पर हमला हुआ जी, तो इस तरह की घटना जो एक बार हो चुका है, ऐसी घटना किस तरह का बाहर से ना होने पावे, इसको तो रोकने का प्रयास करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने किया। यहाँ पर ठाकुर साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे पार्लियामेंट यानी ये हमारी देश की शान है, ये हमारा पवित्र मंदिर है। ये इसके लिए है क्योंकि यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के हर एक इंसान की तस्वीरें, उसका भविष्य लिखा जाता है, योजनाएं बनाई जाती है यहाँ से। ये किसी पवित्र मंदिर से कम नहीं है। यहाँ पे हमारे 543 जो गणमान्य रिस्पेक्टेड जो तमाम नेतागण वहाँ पे बैठे, ये इस देश का मुस्तकबिल लिखते हैं। ऐसे में सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सरकार थी, तब पार्लियामेंट पे हमला होता है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में जो कुछ तस्वीरें आती है, एक सांसद दूसरे सांसद को ढकेलता है, हंटर से मारा जाता है, वोट फॉर कैश के लिए करोड़ों रुपए अंदर पहुंच जाते हैं, चाकू पहुंच जाता है वहां पर, और साथ ही साथ पेपर स्प्रे पहुंच जाता है। उसकी गरिमा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये सवाल मैं आपको छोड़ रहा हूं यहाँ पर। मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब जो है आप प्लीज मुझे ब्रेक के बाद दें। फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो जयप्रकाश ठाकुर साहब से इन 2 सवालों का जवाब लेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे लेमन न्यूज के साथ। माझ्या वृत्तीत आणखी परिणाम झालेले आणि चांगलं कुठं हॉस्पिटल असेल तर बघू, आम्ही त्याच्यावर लक्ष देऊ।
ईमानदारी वाले व्यापार को हर चीज के अंदर हम डाल सकते हैं। हमारा आरोप ये नहीं है कि तुमने बनवाया है, हमारा आरोप ये है कि तुम निपुण हो। माझ्या बुद्धीत ऍक्सिस परिणाम झालेले आहे आणि चांगलं कुठं हॉस्पिटल असेल तर बघू, आम्ही त्याच्यावर निरीक्षण करू. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम जुबानी जंग में. हमने ब्रेक में जाने से पहले जयप्रकाश ठाकुर साहब से 2 सवाल पूछे थे. एक की पार्लियामेंट की गरिमा की बात और दूसरे इनके शासनकाल में यानी इनके राज्य में पार्लियामेंट पे हुए हमले. ये 2 सवाल हमने पूछे थे. मैं चाहूंगा जयप्रकाश ठाकुर साहब आप इसका जवाब दें. मैं इस बात से सहमत हूँ कि पिछले 10 वर्षों में पार्लियामेंट की गरिमा काफी नीचे गिरी है. जी. आपने एक प्रश्न पूछा था कि मार्शल क्यों खड़े किए गए थे. जी. एक्चुअली बाहर से कोई हमले के लिए मार्शल की आवश्यकता नहीं पड़ती. बाहर पुलिस वाले रहते हैं, जो अंदर मार्शल रहते हैं उनके पास कोई हथियार नहीं रहता है. वो मार्शल इसलिए रखे गए थे कि जब तेलंगाना का बिल पास होना था तो तेलंगाना के लोग हमला नहीं करे इनके मिनिस्टरों के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर, उसके लिए मार्शल रखे थे. बाहर से कोई हमले की संभावना लोकसभा के अंदर नहीं होती क्योंकि बाहर इतनी सिक्योरिटी रहती है कि बाहर का आदमी लोकसभा में आकर कोई हमला नहीं कर सकता. तो जो मार्शल थे वो इनके ही लोगों के विरुद्ध इनके ही को बचाने के लिए रखे गए थे. जो बहुत दुख की बात है कि आज लोकसभा जैसे पवित्र स्थान पर, विधानसभा जैसे पवित्र स्थान की जो गरिमा गिरी है, कपड़े फाड़ देना, माइक तोड़ देना, एक दूसरे को मारना, मार्शल को विधायकों ने मारना, तो ये आज हम जो जनता है वो टेलीविजन पर सीधे लाइव देख रही है और ये मुझे लगता है कि योग्य नहीं है. मैं मानता हूं कि पिछले जब हमारी सरकार थी हमला हुआ, उसमें हमारे कई जवान शहीद हुए, लेकिन एक भी आतंकवादी बच कर नहीं गया. मैं इस देश के नौजवानों को, जो सेना के लोग थे, पुलिस के लोग थे, उनका बहुत बहुत उनका सम्मान करता हूं कि अपने प्राणों की आहुति देकर उन्होंने लोकसभा को बचाने का काम किया. आतंकवादी हमला किसी की भी सरकार में हो वो बराबर नहीं है. मैं किसी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं. ये आतंकवादी हमला एक मानसिकता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी के भी शासनकाल में आतंकवादी हमला होना वो अच्छा नहीं बात नहीं है. आपने मुंबई का आतंकवादी हमला देखा होगा. 60 घंटे तक प्रशांत जी मुंबई कैद थी, 60 घंटे तक, और 60 घंटे तक आतंकवादी हमला चलता रहा. हमारे कई सिपाही मारे गए उसमें मेरा दोस्त सालस्कर, हम साथ में पढ़ते थे, वो भी बेचारा चला गया हम सबके बीच में. तो कोई भी आतंकवादी घटना की निंदा होनी चाहिए, वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है. लेकिन किसी व्यक्ति, किसी एक पार्टी से मुतल्लिक इसे न जोड़ा. बिल्कुल नहीं. मुझे लगता है कि किसी पार्टी से न जोड़ते. आतंकवादी घटना आतंकवादी है और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट की जो गरिमा गिर रही है इसके बारे में निश्चित सभी ने बैठकर उस पर विचार करना चाहिए. सभी ने बैठकर विचार करना चाहिए. विवेक शेट्टी साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा. हमने शुरुआत की थी जुबानी जंग, यानी जिस प्रकार से आपत्तिजनक भाष्य का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है नेताओं द्वारा, लेकिन ऐसे में अगर हम जिस प्रकार से हमने जिक्र किया है, चाहे फिर वो महाराष्ट्र में हो, वो सीमा आज़मी मसला हो, या फिर उत्तर प्रदेश का हो, जम्मू कश्मीर का हो, या और भी कोई विधानसभा की जगह बात हो, या फिर लोकसभा की बात लीजिए, ये तमाम चीज़ क्या पोर्ट्रेट करती है, क्या दर्शाना चाहती है और क्या कुछ इम्पैक्ट ये छोड़ पा रहे, खास करके हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया में? ये प्रशांत जी, सबसे पहले कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस को मैं इसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो खुद ही है. आज आप देखोगे पॉलिटिशियंस आर अ ब्रीड जिसको बहुत कम लोग ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष के कोई भी नेता क्यों ना हो. अगर आप ओवरऑल, जैसा हम लोग ब्रांड सर्वे करते हैं कि ब्रांड का ट्रस्ट फैक्टर क्या है, अगर आप टाटा ब्रांड की अगर एक सर्वे करो तो बोलेंगे टाटा पे विश्वास किया जा सकता है, लोग अच्छे एक नैतिक एक एथिकल वैल्यूज को मद्देनजर रख के कंपनी चलाते हैं. वैसे अगर आप पॉलिटिशियंस का एक सर्वे करो कि पॉलिटिशियंस को लोग कितना ट्रस्ट करते हैं, मुझे ताजुब नहीं होगा अगर 80 to 90% लोगों का एक सर्वे में रिजल्ट आए कि दे डोंट ट्रस्ट पॉलिटिशियंस. इनकी बातों में ना विश्वास है, इनके चाल, इसकी जिम्मेदार पॉलिटिशियन खुद है. एक टाइम था जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला, इस देश को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में. उस टाइम जो पॉलिटिशियंस हमारे देश को जिन्होंने लीड किया, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, उन पे भरोसा तमाम पूरे देश को था. वहां से लेके आज तक ये भरोसा और बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये घट के एकदम रॉक बॉटम पे आ गया है. तो ये अब ये सब जो जुबानी जंग चल रही है, ये भी सब ये भरोसे को और घटाएगा. लोग बोलेंगे आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये, लेकिन पॉलिटिशियन मत बनो. बहुत ये प्रोफेशन में आपको एक अलग स्तर पे गिरना पड़ेगा, जो शायद हमारी बस की बात नहीं. बिल्कुल ये इमेज जा रहा है, ये गलत इमेज जा रहा है. यस, तो पॉलिटिशियंस खुद ही जिम्मेदार है इसके लिए. उनको कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए एक बहुत ही कड़ी मेहनत और बहुत ही सोच समझ से आगे काम करना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ पर जयप्रकाश सिंह जी, सबसे बड़ा अहम सवाल ये
कि कम से कम एक नगर सेवक से लेके, अगर हम एक एमपी की बात की जाए तो एक नगर सेवक हो, ग्राम पंचायत का बंदा हो, या नगर सेवक हो, या फिर विधायक हो, या फिर सांसद हो, 4 श्रेणी है। ये समाज में इनको एक सर दिया गया, एक प्लेटफॉर्म इन्हें मिलता है कि जहां पे ये समाज के हित के लिए ये बातें रखें। लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद में उसका जो बर्ताव है ये ना केवल उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां से वो बिलोंग करता है वहां पे रिफ्लेक्ट करता है, बल्कि इसकी छवि का वो खुद जिम्मेदार है, वो खुद अपनी छवि खराब कर रहा है। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने सम्मानित सभी रिस्पेक्टेड पार्टियों की बात कर रहा हूं कि हर एक इंसान को अपना किरदार निभाना आना चाहिए। क्या वो अपना किरदार निभाने में सक्षम है या नहीं है, या अब एक स्पेशल एजुकेशन क्लास खोलनी चाहिए कि भाई किस तरह से आपको बैठना है, किस तरह से उठना है, कितना बोलना है, कितना चलना है। शायद इस उम्र के पार हो चुके हैं सबके सब, तो ऐसे में डिसिप्लिन नाम का कोई फैक्टर है भी या नहीं है? आपके सवाल से पहले मैं हमारे भाई साहब का सवाल का जवाब दे दूं मुझे कि उन्होंने कहा कि संसद भवन में नहीं सिंह साहब मैं पहले उनके भाई साहब का जवाब दे दूं कि उन्होंने कहा कि संसद भवन में जब हमला हुआ इनकी सरकार के टाइम पर, तो उस समय कोई भी आतंकवादी बच के नहीं गया। अफजल गुरु को पाल के उस समय रखा गया, जिसको कांग्रेस पार्टी ने फांसी की सजा दी। और उसी टाइम पर जिस जसवंत सिंह जी को आज टिकट नहीं दिए ये लोग, उनके द्वारा जितने आतंकवादी थे सबको कंधार पहुंचा के आए, बाइज्जत सुरक्षित कि इस देश में हमला किए हो आप लोग, और बाइज्जत आप कंधार जाके रहो। बच के नहीं गए, उनको बचा के भेज दिया गया। आज भी अगर सरकार बीजेपी आ गई तो आतंकवादियों को ऐसे ही बाइज्जत सम्मान जेल से रिहा करके उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। आप अपनी कार्रवाई करते रहो। इसका खतरा देश को आज भी है। और दूसरी बात आप कह रहे हैं, मैंने आपको ये वक्त देना चाहूंगा, इसके ऊपर जयप्रकाश ठाकुर साहब आप भी रिएक्ट करें प्लीज। दूसरी बात जो आपने कहा क्लास लेनी चाहिए, ये जरूर आज भी ऐसे नेता हैं जो एकदम सम्मानित हैं, बिल्कुल ईमानदार हैं, प्रतिष्ठित हैं। एक ही हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, उसी तरह से कुछ अच्छे बुरे हर जगह हैं। लेकिन सवाल पड़ता है वो चाहे जिस भी पार्टी को, पार्टी को नहीं जयप्रकाश सिंह जी पार्टी को, हमारा सवाल ये अच्छे लोगों की सिंह साहब जरा सुनिए मेरी बात को आप, कि हमारा सवाल ये है, कोई भी नेता हो, कोई भी नगर सेवक हो या एमएलए हो या एमपी हो, यदि अगर वो बदसलूकी करता है, वो चाहे महानगर पालिका में करे या विधानसभा विधान परिषद में करे या लोकसभा राज्यसभा में करे, उस पार्टी ने उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करना जरूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे कोई सुधार नहीं आएगा। जरूर मैं ये बातें कह रहा हूं, नहीं जरूर होना चाहिए कार्रवाई। और कानून तो सबके लिए बराबर है जी। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया में सबसे बड़ा कानून भारत का है जी। और कानून सबके लिए बराबर है, और वो लेकिन होता नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है लेकिन इंप्लीमेंट कहां हो रहा है? सख्ती से होना चाहिए, कोई भी गलत होना चाहिए। छोटा सा प्रशांत जी आपने जो बोला इनको जवाब देने के लिए, मैं जवाब का विषय नहीं है, मुझे लगता है आतंकवादी घटना निंदनीय है। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि जब कंधार की घटना घटी, लोगों को बचाने के लिए क्या किया गया। कांग्रेस के एक मंत्री की बेटी का अपहरण हुआ, उनको छोड़ा गया, आतंकवादियों को छोड़ा गया, उनको बिरयानी खिलाई गई। ये सब मुद्दे पे हम नहीं जाना चाहते। आपने एक जो प्रश्न पूछा था कि आज नेताओं की गरिमा की बात जो कही, बिल्कुल मैं विवेक जी की बात से एकदम सहमत हूँ। प्रशांत जी, मैं एक स्कूल में गया और वहाँ बच्चों को मैं पूछा कि इसमें डॉक्टर कितने बनेंगे, तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया, इंजीनियर कितने बनेंगे, टीचर कितने बनेंगे। जब मैंने पूछा कि इसमें से कोई नेता बनेगा क्या, तो एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। मतलब नेताओं की जो छवि इतनी बिगड़ चुकी है, और वो निश्चित तौर से सोचने की बात है, विचार करने की बात है कि नेता अपनी तस्वीर क्यों बदल रहा है, क्यों इस तरह की इमेज बना रहा है। एक समय था जब नेता सुभाष चंद्र, नेता बोला जाता तो अच्छा समझते था, नेता बोला तो लोगों को लगता है गाली दे रहा है क्या मुझको। तो नेताओं के नाम पर जिस तरह से गरिमा को गिराया है राजनीतिक पार्टियों ने, उसके बारे में सीरियसली विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक प्रकार की जिस तरह से अपशब्द बोले जा रहे हैं, लोगों के बारे में भावनाएं बदल रही है, हम नेताओं ने या जो राजनीतिक पार्टियों में काम करते हैं उन्होंने अपनी गरिमा को स्वयं बना के रखना चाहिए। छोटी सी चीज जी, प्लीज। एक अजीब और गरीब डेमोक्रेसी है हमारी देश की। यहाँ पर अगर आपको क्लर्क भी बनना है एक बैंक में, आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, बिल्कुल, आपको एक बेसिक क्वालिफिकेशन लगती है, बिल्कुल। लेकिन आपको सांसद में जाने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ किसी भी तरह चुनाव जीत लीजिए, आप मसल पावर के दम पे या पैसे के दम पे या जोर जबरदस्ती करके या कुछ अपशब्द आप भाषण दे, उस लहर में आप चुन के आए,
तो ये एक बड़ी अजीब और गरीब डेमोक्रेसी हमारी। यहाँ ये जो महत्वपूर्ण पद है जो नेताओं को दिया जाता है, इसकी कहीं ना कहीं कोई क्वालिफिकेशन, कोड ऑफ कॉन्डक्ट सब कुछ स्टिपुलेट होना चाहिए, तब जाके लोग रास्ते पे आएंगे। नहीं तो इसी तरह चलता रहेगा, ये फ्री फॉर ऑल। जैसे मैंने कहा, वो दिन भी दूर नहीं जब पार्लियामेंट भी कुश्ती का एक अखाड़ा बन सकता है। वो तो लगभग जिस प्रकार से तस्वीरें अमूमन लोकसभा में ये देखा गया है विवेक जी कि एक सांसद दूसरे सांसद को धक्का मार रहा है, उसी लोकसभा में एक सांसद खुद को हंटर मारता है, उसी लोकसभा में चाकू जाता है, उसी लोकसभा के अंदर हार्ड कैश करोड़, अगर आपको याद होगा वोट फॉर कैश का जो मसला चल रहा था अमर सिंह के दौरान, उस वक्त वहां पे नोटों से भरा पूरा बैग जाता है। यानी सुरक्षा के ऊपर कितना बड़ा सवालिया निशान है। यानी ये तमाम चीजें वहां पे पहुंचने के बाद में, ये तमाम चीजें और वो तमाम नेतागण क्या कुछ सिद्ध करना चाहते हैं उस गरिमा पे? जी, ये जैसे मैंने कहा, ये स्तर गिरते जा रहा है जी। और इनका अब जैसे मैंने पहले भी कहा, किसी पे एक्शन नहीं होता है पार्टी लेवल पे, कभी कोई एक्शन इनके भाषा पे मैंने आज तक सुना नहीं कि किसी कैंडिडेट के खिलाफ उसको किसी ने डिस्क्वालीफाई कर, मतलब पार्टी से एक्सपेल कर दिया हो, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इनका सिर्फ एक ही गोल है। और अभी तो कुछ कल रात को ही नेशनल टेलीविजन पे एक मेजर न्यूज चैनल पे एक पार्टी एक नेता को जिसको बीजेपी से बाहर निकाला गया, मतलब वो एंट्री हुई लेकिन फिर रिजेक्ट किया गया, साबिर अली साहब ने नेशनल टेलीविजन में ऐलान कर दिया। जब उसको पूछा, एंकर ने पूछा कि सर आप तो अपॉर्चुनिस्ट हो, आप पिछले 5-6 साल में पहले आप एलजेपी में थे, फिर जेडीयू में आ गए, फिर अभी बीजेपी में शामिल हो गए, तो आप 6 साल में इतने पार्टी बदल चुके, आप अपॉर्चुनिस्ट हो। तो उसने कबूल किया, उसने कहा कि देश में सभी अपॉर्चुनिस्ट है। इसने ये बात को कबूल किया। तो इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? बिल्कुल। वो कह रहा है मैं जो कर रहा हूं ये सभी लोग कर रहे हैं, इसमें आप आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? तो ये रिप्लाई अगर और वो एक राज्यसभा एमपी है, सिटिंग एमपी है प्रशांत जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सोचिए, ये सिटिंग एमपी का बयान है, तो हम किस तरह के लोग को चुन के पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, और वो लोग इस डेमोक्रेसी को, इस पॉलिटिक्स को क्या समझ रहे हैं? ये नथिंग बट बिजनेस। वो सोच रहे जहां मौका मिला वहां चौका मारो। बिल्कुल, वो मान रहे इस बात को। चलिए, आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया, लेकिन यही चीज मैं जयप्रकाश सिंह आपसे, राजनीति का फलसफा क्या है आज के दौर का, आपके दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीति मतलब क्या? क्वेश्चन मार्क, इसका जवाब क्या है, बताइए आप। कांग्रेस पार्टी आम आदमी के लिए, जनता के लिए जो काम करती है, रोटी कपड़ा और मकान देने का काम करती है, उस काम में लगी हुई है और अपना काम करती जा रही है। उसी की वजह से आज तक कांग्रेस पार्टी को जनता चुन के देती है और दे रही है। रह गया जो हमारे दोनों भाई ने कहा, उस बात से मैं सहमत हूं कि चरित्र और ये जो भाषा है उसमें सुधार होना चाहिए और इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। सभ्य आदमी का हर आदमी इज्जत करता है, असभ्य आदमी का हर आदमी विरोध करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उससे हम सहमत हैं। हम तीनों आदमी सभ्य चाहते हैं कि हर नेता सभ्यता से रहे, अच्छे चरित्र से रहे, इसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन आप जो कह रहे हैं इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं जयप्रकाश सिंह जी। यदि अगर मैं मेरे घर में अगर डिसिप्लिन में ना रहूं तो मैं बाहर किस तरह रह सकता हूं? डिसिप्लिन स्टार्ट्स फ्रॉम योर हाउस, घर से ही शुरू होता है आपका डिसिप्लिन। एकदम सही कह रहे हैं। इस बात को तो मानता हूं कि अपने बुजुर्ग का इज्जत करना चाहिए, अपने सीनियर का इज्जत करना चाहिए, जो दूसरे पार्टी में बिल्कुल नहीं है। अपने ही देश में हम लोग, आपको बता दूं, मुंबई में रहने वाला उत्तर प्रदेश बिहार का आदमी पराया जैसा हो गया है, इसको परदेसी मान रहे हैं लोग। उसका समर्थन वह पार्टी कर रही है जो प्रधानमंत्री के सपना देख रही है। चलिए मैंने आपसे ये पूछा, मैं जयप्रकाश ठाकुर साहब मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई चाहे भारतीय जनता पार्टी, हालांकि नरेंद्र मोदी को जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, स्टेटमेंट्स दी जा रही है, जिस प्रकार से स्टेटमेंट्स आ रही है, लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि आप बीजेपी खेमे में जिस प्रकार से तमाम चीजें चल रही है, क्या वो ठीक ठाक चल रही है? क्या डिसिप्लिन में है बीजेपी या उसके तमाम सांसद या जितने भी एमएलएस है? क्या लाइन ऑफ ऑर्डर होगा आने वाले दिनों में? क्योंकि अगर गरिमा हमें बचानी है देश की, चाहे फिर वो सत्ता किसी की भी आए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन एक आम इंसान एक बेहतर लोकसभा के नुमाइंदों को चुन के देना चाहता है, बेहतर राज्यसभा के नुमाइंदों को चुन के देना चाहता है, और क्या कमिटमेंट होगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पार्टी की? नहीं, निश्चित है कि चुनाव सामने है और कुछ कैंडिडेट या हमारे जो सीनियर पदाधिकारी उनको टिकट मिला नहीं है, उस बात का दुख भी व्यक्त किया गया। लेकिन परिवर्तन समय का नियम है, परिवर्तन होता रहेगा, कोई कम होगा कोई ज़्यादा होगा, और टिकट नहीं मिलने के बाद लोगों की रिएक्शन भी एक स्वाभाविक रहती है
थोड़े दिनों का गुस्सा रहता है और गुस्सा निकल जाता है तो पुराने लोग फिर से आ जाते हैं। तो उनका एक जिसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब में वो रिएक्शन रहता है। टिकट नहीं मिलता तो रिएक्शन होता है। मुझे लगता है खाली एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज देश को आज़ाद होकर 68 साल हो गए और उसमें भी 60 साल से ज़्यादा शासन कांग्रेस ने किया है। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि आज भी अगर मेरे देश में 82 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी बिल लाकर उनको सस्ता भोजन दिया जाने की बात अगर कांग्रेस कहती है तो प्रशांत जी आज भी मेरे देश में 82 करोड़ आदमी गरीब है 68 साल के बाद भी, तो उसकी जवाबदार किसकी? अगर मेरे देश में बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी है ऐसा प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर मेरे देश में भ्रष्टाचार है, मेरे देश का प्रधानमंत्री कहता है। अगर मेरे देश में रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार है और महंगाई है, ये मेरा देश का प्रधानमंत्री अगर 10 साल के बाद कहता है तो इसकी जवाबदारी किसकी? इसकी जनता को सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेरा देश में 10 साल अभी और इसके पहले 50 साल अगर कांग्रेस ने राज्य किया, महंगाई हटाते हटाते, गरीबी हटाते हटाते गरीब हट गया, लेकिन गरीबी नहीं हटी और आज भी 82 करोड़ लोगों को सस्ते में अनाज देने की बात करती है कांग्रेस। तो मुझे लगता है कि आम जनता ने इस बारे में सोचना चाहिए। विवेक जी, मेरे ख्याल से दोनों जयप्रकाश सिंह और जयप्रकाश ठाकुर साहब की बातों से कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठ के खड़ा हो रहा है कि क्या हम 21वीं सदी में हैं? क्या आज का युवा इस राजनीति से खुश है, नाखुश है? और क्या ट्रेंड सेट करना चाहती है पॉलिटिशियन, जो एक पूरी मैं कौम कहूँगा तमाम राजनीतिक रिस्पेक्टेड पार्टियों के साथ और तमाम लोग, ये क्या ट्रेंड सेट करना चाहते हैं आने वाले उन युवाओं के लिए जो शायद देश का एक मुस्तकबिल हो सकते हैं? प्रशांत जी, सबसे पहले इसको हम मैनेजमेंट में सिस्टमिक प्रॉब्लम कहेंगे जी। ये सिस्टम में प्रॉब्लम है, सही सिस्टम नहीं, इसलिए सही प्रोडक्ट बाहर नहीं आ रही है जी। आप सिस्टम, जैसे मैंने कहा, आप 5 केस अगर आप पे हो, आप शायद बैंक में आपको क्लर्क की नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन कोई ना कोई नेशनल पार्टी से आपको टिकट जरूर मिलेगा, तो उनको मालूम पड़ेगा कि आपके पास मसल पावर है, मैन पावर है और आप शायद विनिंग क्राइटेरिया आप में है, तो चुनाव आप जीत सकते हैं जोर जबरदस्ती ही सही। तो ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। आप सिस्टम को ऐसे डिजाइन करो कि अनवांटेड एलिमेंट्स ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग, अभी लीडरशिप की टिकट नहीं, तो खैर बीजेपी की अंदरूनी बात है, वो जसवंत सिंह साहब को टिकट देते या नहीं देते, लेकिन मैं जरा ताजुब हूं प्रशांत जी, 80 साल की उम्र में अभी भी आपको अपने पर्सनल गोल्स, एम्बिशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी बड़े स्तर का नेता कोई भी पार्टी का क्यों ना हो। आपका उस एक लाइफ में एक फिलॉसफी कहते हैं कि भाई 50 और 60 के बाद आप सोसाइटी को वापस देने का एक प्रयास करो। बिल्कुल। आप अपने एक उम्र होती अप टू 25 टू 50 आप अपने लिए करो, बिल्कुल, जो आप करना चाहते हो। उसके बाद एक जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ी के लिए आप कुछ करो। बिल्कुल। ये लोग इस उम्र में भी, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं आई मी एंड माई सेल्फ सिंड्रोम, बस मैं ही हूं, मैं और सिर्फ मैं हूं। मुझे सीट मिलेगा तो मैं पार्टी में हूं, मुझे सीट नहीं मिलेगा तो मैं पार्टी के बाहर हूं। हालांकि मुझे पिछले 25 साल में कई बार टिकट दिया गया, मैं मंत्री भी बना, सब कुछ बना, लेकिन अभी भी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे क्या मिलेगा 80 के बाद। देखिए विवेक जी, ये अपने आप में एक सोचने, और ये अक्रॉस पार्टी लाइंस में, मिसाल के तौर पे मैंने जसवंत सिंह की बात छेड़ी, लेकिन अक्रॉस पार्टी लाइंस क्या कोई इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर पोस्ट या एमपी पोस्ट के लिए कोई रिटायरमेंट एज नहीं है? हर चीज के यहाँ पे आप ठीक से 2 कदम चल भी नहीं सकते, आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम है। विवेक जी, आपको बताओ, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। विवेक जी, 58 साल की उम्र में एक इंसान को रिटायरमेंट एज उसकी घोषित कर दी ऑफिशियल, लेकिन प्राइम मिनिस्टर 90 ऑल्सो जी। ये सबसे बड़ा सवाल है। आप पे और हम पे मजाक है प्रशांत जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये लोग हमको कब तक इस तरह राइड पे लेते जाएंगे? मजाक हम पे है, हम हंस रहे उन पे, लेकिन मजाक हम पे है प्रशांत। बेशक बेशक बेशक, आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हो। और यहाँ पे एक सवाल जरूर उठ के खड़ा होता है जयप्रकाश सिंह जी, कि आखिर क्या नशा है ऐसे कुर्सी में कि लोगों का मोह जो है वो उम्र की सारी सीमाएं लांघ के भी उस कुर्सी की तरफ बढ़ना चाहता है? क्या मोह है? शायद आप अपने तजुर्बे से बताइए। मोह की बात नहीं है, फिर क्या है? भारत जो है ऐसे सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार चल रही है कि अपने गार्जियन को गार्जियन समझती है जी, और गार्जियन के रहते हुए बेटा अपना मालिक नहीं बनना चाहता है जी। इस तरह से गार्जियन को अपने पार्टी के जो गार्जियन हैं उनके नेतृत्व में रहती है। लेकिन आज की परंपरा जो हमारे बता रहे हैं शेट्टी जी, कि आज आदमी अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख रहा है, माँ बाप को घर से हटा निकाल रहा है, वह परंपरा चल रही है। शायद जो कह रहे हैं वो जल्दी आ जाए कि अपने गार्जियन को, अपने सीनियर को, अपने बड़े लोगों को इज्जत न किया जाए, उनको सम्मान न किया जाए, जो बहुत पहले कुछ लोग जो करते थे, जिसका विरोध किया जाता था।
और जो देश के नेता बनते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं जी। और जनता जब तक उनको चुनती है, चलिए वक्त की पाबंदी, चलते चलते राहुल गांधी जी ने चलते आखिरी में यहाँ पर वक्त की पाबंदी जयप्रकाश सिंह जी है, ऐसे आदमी को राजनीति में नहीं रहने चाहिए। चलिए इस कानून पर बनाए सिंह जी, बीजेपी ने इसका समर्थन नहीं किया। जयप्रकाश सिंह जी एक मिनट कांग्रेस ठाकुर साहब मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, कुर्सी का फलसफा क्या है किसी भी नेता के लिए? क्या सपना होता है? हर एक का मंत्री बनना सपना होता है, या प्राइम मिनिस्टर बनना होता है, या फिर प्रधानमंत्री बनना होता है, लेकिन ये कुर्सी का नशा ऐसा क्या है इस कुर्सी में? शायद आप बेहतर तरीके से इस फलसफे को बताएंगे। आप ये देखिए, नशा हर चीज का होता है। आपको खेल का नशा होता है, डॉक्टर उसको मेडिकल का नशा होता है। आप देखते होंगे हमारी क्रिकेट एकेडमी चलती है, वहां बच्चे आते सुबह से शाम तक ग्राउंड पर रहते हैं, उनको क्या नशा है? तो खेल का नशा। वैसे कुर्सी का नशा क्या है? कुर्सी का नशा नहीं रहता है। तो दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग सही में सेवा करने के लिए आते हैं, कुछ लोग अपनी सेवा करने के लिए आते हैं। मुझे लगता है कि जनता ने जो पब्लिक की सेवा करने आता है उनके साथ देना चाहिए, जो स्वयं के साथ सेवा करता है उसका साथ नहीं देना चाहिए। चलिए चलते आखिरी में बहुत कम वक्त बचा है यहाँ पे, विवेक शेट्टी जी की क्या फलसफा है कुर्सी का? ये सबसे बड़ा नशा है जी। चाहे हमारे भाई जो हैं, जो नेता हैं, वो माने या ना माने, ये सबसे बड़ा नशा है। एंड पावर जिसको कहते हैं करप्शन, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। चलिए करप्शन का जड़ यही है नशा, ये करप्शन का जड़ है, यानी यही नशा है, यानी कुर्सी का वो नशा जिसके चलते आदमी तमाम सरहदों को, हदों को पार कर देता, और शायद इसी हद पार में आदमी जो है ये जुबानी जंग बदजबान हो जाता है, या जिस प्रकार से बदतमीजी से पेश आता है, या जिस प्रकार से जो तस्वीरें आती है, ये तमाम चीजें हमें देखने को मिलती है, और ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का नशा है और किसी का नहीं। फिलहाल तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विवेक शेट्टी जी आपका, और जयप्रकाश ठाकुर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा में आप शामिल हुए, और जुबानी जंग में आने वाले चुनाव के इस रणभूमि में क्या क्या जुबानी जंग होगी, कौन किसके लिए क्या क्या शब्द बोलेगा, ये तमाम चीजें हम आपको इससे रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला 11 न्यूज पे बदस्तूर जारी रहेगा। इस दाढ़ी वाले शैतान को हर चीज के अंदर हम दाढ़ करते हैं। हमारा आरोप ये नहीं है कि तुमने बनवाया है, हमारा आरोप ये है कि तुम निर्बुद्ध हो। माझ्या वृत्तीत आणखी परिणाम झालेले आणि चांगलं कुठं हॉस्पिटल असेल तर बघू, आम्ही त्याच्यावर निर्णय करू.